हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अभियान के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम सभी स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कुछ दिनों का यहाँ पर गैप हो गया। इसका कारण था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। इसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी की, पर वो रिकॉर्डिंग्स में ऑडियो का इशू आ गया, तो वो रिकॉर्डिंग भी आप तक नहीं पहुंच पाई। तो इसलिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। तबीयत बहुत ख़राब थी और फिर आप जानते हैं दिवाली भी आ गई, जिस कारण से मैं क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाया। पर छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो वो आने वाली 5 से 6 क्लासों में हम कवर कर लेंगे। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। हम ये पूरा का पूरा पोर्शन आने वाले 5 या 6 दिनों में कवर करेंगे और अपने टॉपिक को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अभियान के इस चैनल में। सबसे पहली बात, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पर जाइए, अनअकैडमी अभियान सर्च कीजिए, या फिर इस लिंक से द्वारा भी आप टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारी सारी पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएंगी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको वहाँ से मिल जाएगा और सारी चीज़ें आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, तो आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे एक तो रॉलेट एक्ट के बारे में,
और रॉलिट एक्ट के साथ साथ हम दूसरा टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये दो टॉपिक हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। रॉलिट एक्ट की हम बात करेंगे और जलियांवाला बाग हत्याकांड की हम बात करेंगे। ये हमारे आज के दो टॉपिक होंगे। दोस्तों, अनअकैडमी प्लस पर मैं MPPSC मेंस के लिए क्लासेस ले रहा हूं। वहां पर अभी मेरी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। आने वाले 10 दिनों में वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन खत्म होगा और शायद 1 या 5 तारीख से मैं इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन शुरू करूंगा। उसके अलावा वहां पर मैंने एनवायरनमेंट, एथिक्स, हिंदी ऐसे की क्लास शुरू होने वाली है, इकोनॉमी की क्लास शुरू होने वाली है, पॉलिटी खत्म हो गई है और ज्योग्राफी अभी चल रही है। ये वो सारे कोर्स हैं जो मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हैं। जैसा 2020 का एग्जाम पैटर्न है उसी पैटर्न में मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। पूरी क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी और जो ट्रांसलेटेड नोट्स आपको वहां पर दिए जाएंगे वो जेन्युइन ट्रांसलेशन होगा दोस्तों। तो इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करें, इस कोर्स को ज्वाइन जरूर करें। इसके लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल करें SG Live, ये मेरा कोड है। इस कोड को जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अनअकैडमी के हर एक सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि 1 साल की जो फीस आपको पे करनी पड़ेगी वो 7,920 रुपये पे करनी पड़ेगी और जो 2 साल की फीस आपको पे करनी पड़ेगी वो 11,520 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी। हालांकि इससे पहले आपको मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करना होगा जो है SG Live, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। याद रखें दोस्तों, अब अनअकैडमी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो हमारी सारी क्लासेस तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी, मैगजीन प्रोवाइड करवाई जाएगी जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगी और अनअकैडमी के नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि PDF फॉर्मेट में होंगे। तो ये 3 नई चीजें आपको सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेंगी। तो अनअकैडमी का 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं और मेरा कोड इस्तेमाल जरूर करें दोस्तों SG Live, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और ये हमारा अध्याय 12 है। इससे पहले हम 11 अध्याय पढ़ चुके हैं, 11 चैप्टर की हम बात कर चुके हैं और इस अध्याय में हम रॉलिट एक्ट से गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों तक पढ़ेंगे। हालांकि आज की क्लास में हम रॉलिट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर रहे होंगे। तो रॉलिट एक्ट टू गांधीज 11 डिमांड तक हमको ये पढ़ना है। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि किस प्रकार से घटनाएं आगे बढ़ी और किस प्रकार से इतिहास आगे बढ़ेगा। रॉलिट एक्ट से पहले तक की सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। हम देख चुके हैं कि महात्मा गांधी किस प्रकार से भारतीय राजनीति में आते हैं। उनके जन्म को डिस्कस किया, वो साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग उन्होंने किया। 1915 में भारत वापस आ गए। भारत जैसे ही वापस आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, तो उसमें अंग्रेजों का समर्थन किया। उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ जहां रामचंद्र शुक्ल से उनकी मुलाकात हुई। उनके रिक्वेस्ट करने पर चंपारण पहुंचे, चंपारण के बाद खेड़ा पहुंचे, खेड़ा के बाद अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन किया। तो गांधी जी ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो चुके हैं और गांधी जी का भारतीय राजनीति में एक अच्छे से प्रवेश हो चुका है। अब गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे। अब गांधी जी एक नेशनल मूवमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे और यहां हम बात करेंगे गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन की, नेशनल मूवमेंट की। ये कहानी हम शुरू करेंगे रॉलिट एक्ट से, असहयोग आंदोलन की बात करेंगे और हम जाएंगे 11 सूत्री मांगों तक, गांधीज 11 डिमांड तक हम जाएंगे। ये बहुत अच्छी PPT है, इसको ध्यान से देखिए और सारी चीजों को समझिए। देखिए क्या होता है दोस्तों,
मार्च 1919 के आसपास की बात होती है, तब रॉलेट एक्ट भारत में लाया जाता है। ये एक ऐसा कानून होता है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए आप जेल में डाल सकते थे। तो इसे बिना वकील बिना दलील वाला कानून कहा गया और इसे काला कानून या ब्लैक लॉ भी कहा गया। इतना भयंकर कानून जब भारत में आया तो इसका पुरजोर विरोध किया गया और इसी विरोध को पंजाब में जब किया गया दोस्तों, तो पंजाब में एक सभा के ऊपर जो जलियांवाला बाग में हो रही थी, 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के द्वारा गोलियां चला दी गई और इसे कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, अब इसी समय विश्व युद्ध चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुकी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अलग अलग संधियां हुई, अलग अलग ट्रीटीज साइन हुई। इसमें जो टर्की नाम का देश है वो मित्र देशों के खिलाफ लड़ रहा था, वो जो है वो ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ रहा था। तो जब टर्की जो है दोस्तों, तो उसमें खलीफा नाम का एक पद होता है जिसका बहुत ज्यादा इस्लामी महत्व होता है। तो खलीफा के साथ अंग्रेजों ने अपमानजनक व्यवहार किया, उनको उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया। तो इसके अगेंस्ट में भारत में एक आंदोलन शुरू हुआ जिस आंदोलन को कहा गया खिलाफत आंदोलन। बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन के कारण महात्मा गांधी ने अपना पहला राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन को कहा गया असहयोग आंदोलन। इस मूवमेंट को कहा गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन था, पहला बड़ा नेशनल मूवमेंट था। इस आंदोलन के बाद ये आंदोलन आगे बढ़ता है, बहुत अच्छे तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ता है। तो उसी समय क्या होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरा चौरी, वहां पर फरवरी 1922 में 4-5 फरवरी 1922 में कुछ हिंसक घटनाएं हो जाती हैं और एक भीड़ के द्वारा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है। अब आप और हम दोनों जानते हैं कि महात्मा गांधी हिंसा के बहुत बड़े विरोधी थे और उन्होंने कहा था कि मैं हर एक यातना सह सकता हूं लेकिन मैं हिंसा नहीं सह सकता। तो जैसे ही ये चौरा चौरी की घटना हुई, मार्च 1922 में गांधी जी ने बरदौली में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया, उन्होंने असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, असहयोग शब्द से आपको पता पड़ रहा होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से आपको पता पड़ रहा होगा कि हम सरकारी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, हम गवर्नमेंट के किसी भी प्रोग्राम में भाग नहीं लेंगे, हम स्कूल का बॉयकॉट करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस का बॉयकॉट करेंगे, सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब का हम बॉयकॉट करेंगे और इसके अलावा जो सरकार की विधायिका है, जो गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन है, उसका भी हम विरोध करेंगे, उसका भी हम अपोज करेंगे। तो जैसे ही असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई तो कांग्रेस में दो गुटों का निर्माण हो गया, कांग्रेस में दो अलग अलग दलों का निर्माण हुआ। एक दल ने यह कहा, जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा कि देखिए साहब, हमें आने वाले चुनावों में भाग लेना चाहिए, हमें आने वाले इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि हम अंदर से रिफॉर्म कर सके। ये वही बात है जो अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाते समय दलील दी थी, जब उन्होंने अंधा आंदोलन को छोड़ करके आम आदमी पार्टी बनाई थी। तो यहां पर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने भी यही कहा कि देखिए साहब, ये जो चुनाव होने वाले हैं, ये जो इलेक्शन होने वाले हैं, हम सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करने के बाद हम अंदर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहां पर एक दूसरा दल भी था जिसमें जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे और हमें चुनावों में भाग नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, कांग्रेस यहां पर बट गई और एक स्वराज पार्टी की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से अलग होकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो हम स्वराज पार्टी के बारे में भी जानेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्या हुआ था जब 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, या जिसे हम सामान्य भाषा में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट कहते हैं। तो 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया था तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि 10 सालों के बाद इस अधिनियम को जांचने के लिए, इस एक्ट को जांचने के लिए एक आयोग भारत आएगा, एक कमीशन भारत आएगा। तो इसके हिसाब से यह था कि 1929 में अर्थात 10 सालों के बाद एक आयोग भारत आएगा और वह इस बात की जांच करेगा कि क्या 1919 के अधिनियम ने भारत में अच्छा काम किया है, और अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो वो कमियां कहां पर रह गई हैं। लेकिन दोस्तों ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे, 1928-29 में ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे। तो चुनावों के कारण जो आयोग 1929 में आना था उसे 1927 में भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे साइमन, और इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। चूंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इस पूरे के पूरे कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया। और साइमन कमीशन का परिणाम क्या हुआ दोस्तों? साइमन कमीशन का ही आगे जाकर के परिणाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। पर उससे पहले एक छोटी सी कहानी को और समझिए। 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है, और यहां पर जो भारतीय होते हैं, जो कांग्रेस के लोग होते हैं, वो ये डिमांड करते हैं कि देखिए साहब, आप भारत की परिस्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग बना रहे हैं, आप इंडियन सिचुएशन को चेक करने के लिए एक कमीशन बना रहे हैं, लेकिन इस कमीशन में आपने एक भी भारतीय नहीं लिया है, आपने एक भी इंडियन नहीं लिया है। तो अंग्रेज ये कहते हैं कि देखिए भारतीय अभी इतने सक्षम नहीं हैं, इंडियंस अभी इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो इतनी बड़ी बातों की चर्चा करते हैं। इंडियंस ने कहा हम ये काम कर सकते हैं। तो ब्रिटेन के लोगों ने चैलेंज दिया कि अगर भारत के लोग एक संविधान का ढांचा प्रस्तुत कर पाए तो हम उनकी काबिलियत को मानेंगे। और सभी भारत के लोग मिलकर के, अर्थात भारत में उस समय जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी, अगर वो सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलके एक योजना प्रस्तुत करें तब हम आपकी काबिलियत को मानेंगे। तो दोस्तों सभी पार्टियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में एक कमेटी बनाई गई और उसने नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, जिसमें तेज बहादुर सप्रू और मोतीलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया और इस रिपोर्ट में उन्होंने 14 सुधार करने की मांग की, 14 रिफॉर्म करने की बात की, जिसे कहा जाता है जिन्ना की 14 सूत्री मांगे। तो नेहरू रिपोर्ट के विपक्ष में कह सकते हैं, या नेहरू रिपोर्ट में सुधार करने के लिए जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत की, जिसे जिन्ना का 14 पॉइंट फॉर्मूला भी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद इसी मांगों को लेकर के 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ और आप सभी जानते हैं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, क्योंकि इसी अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ये डिसाइड कर दिया गया कि अब भारत का लक्ष्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति है। ये बात यहां पर डिस्कस की जाएगी। और दोस्तों इसके बाद गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को रखा। हरिजन नामक अखबार उनका था, उसमें उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगों को रखा। इन्हीं 11 सूत्री मांगों को ना मानने के कारण आगे गोलमेज सम्मेलन होंगे और फिर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होगी। तो इस प्रकार से घटनाक्रम आगे बढ़ेगा और इन टॉपिक की चर्चा हमें करनी है। देखिए ये पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको इसलिए बताई ताकि एक लिंक आप इस्टेब्लिश कर सकें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। बताइए यहां तक आपको एक लिंक समझ में आई दोस्तों कि हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? ठीक है, जल्दी बताएं, फिर अपन टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आगे टॉपिक शुरू करते हैं। जस्ट गिव मी सम मिनट यार, 1 मिनट रुकना बस।
ओके गाइस, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। बस एक मिनट बस दीजिए। मुझे बताइए, आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? आवाज़ आ रही है क्या? प्लीज़ बताइए। ओके, चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर को, और आज की क्लास हम वहां पर खत्म करेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा आज का टॉपिक है रॉलेट एक्ट, जिसका एक्चुअल जो नाम था दोस्तों, एक्चुअली इसका नाम रॉलेट एक्ट नहीं था। रॉलेट एक्ट का जो सही नाम था वो था क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता था दी एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। और इसी का विरोध करते समय पंजाब में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया। पंजाब में एक बहुत बड़ी असेंबली को ऑर्गेनाइज किया गया और उसी असेंबली पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी, और जिसे हम जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसे हम जलियांवाला बाग मैसेकर के रूप में जानते हैं, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो सबसे पहले हम रॉलेट एक्ट को समझेंगे, और रॉलेट एक्ट को समझते हुए हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की चर्चा कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर रॉलेट एक्ट भारत आया ही क्यों। तो देखिए दोस्तों, भारत में लगातार क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, इंडिया में लगातार रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ रही थी। और जब हमने भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों का अध्ययन किया था तो वहां हमने ये बात देखी थी कि भारत में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बढ़ रहे थे और भारत में लगातार क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी। और ये बात ब्रिटेन सरकार को बहुत ज़्यादा चिंतित कर रही थी कि आखिरकार भारत में हम क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण कैसे लगाएं, आखिरकार इंडिया में हम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को कंट्रोल कैसे करें। तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का नियंत्रण करने के लिए 17 दिसंबर 1917, ये डेट देखें जरा, 17 दिसंबर 1917 को इंग्लैंड के हाई कोर्ट के एक जज थे जिनका नाम था सिडनी रॉलेट। इंग्लैंड हाई कोर्ट के जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन या देशद्रोह समिति का गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इंग्लैंड हाई कोर्ट के जज सिडनी रॉलेट। तो इसको रॉलेट समिति के रूप में भी जाना जाता है, इसे रॉलेट कमेटी के रूप में भी जाना जाता है। और इससे कहा गया कि देखिए भैया, आप ये बताइए कि भारत में ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही हैं, इन्हें हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। इंडिया में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी बढ़ रही है, इनमें हम किस प्रकार से कंट्रोल लगा सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखिए साहब, आपको अगर भारत में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को कंट्रोल करना है तो आपको एक बहुत ही कड़ा कानून बनाना पड़ेगा, आपको एक बहुत टफ लेजिस्लेशन बनाना पड़ेगा, या एक बहुत ही ज्यादा हार्ड लेजिस्लेशन बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इंग्लैंड की सरकार ने रॉलेट समिति की सिफारिश मानते हुए इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने रॉलेट कमेटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने मार्च 1919 में 18 मार्च 1919 को एक अधिनियम बनाया जिसे कहा गया द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। और चूंकि ये अधिनियम सिडनी रॉलेट समिति की सिफारिश पर बना था, तो इसे हम रॉलेट एक्ट के रूप में भी जानते हैं। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, रॉलेट एक्ट का अगर वास्तविक नाम पूछा जाए, इसका ओरिजिनल नाम पूछा जाए, तो क्या बताओगे? द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ये इसका वास्तविक नाम था। और इस कानून में यह प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को आप बिना मुकदमा चलाए ही जेल में बंद कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के
कोई भी आपको कोर्ट की कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी और जिसको मन है उसको उठा करके आप जेल में डाल सकते हैं। जैसे ही मार्च 1919 में ये कानून भारत में आया, मार्च 1919 में ये लॉ इंडिया में आया, पूरे भारत में इसका विरोध होना शुरू हो गया और इससे कहा गया कि ये तो बिना वकील और बिना दलील वाला कानून है और साथ ही साथ इस कानून को काला कानून भी कहा गया। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि किस अधिनियम को काला कानून कहा गया, तो आंसर कीजिएगा रॉलेट एक्ट, या सही भाषा में द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को काला कानून कहा गया। किसे बिना दलील बिना वकील वाला कानून कहा गया? अगेन आंसर कीजिएगा कि रॉलेट एक्ट को बिना वकील बिना दलील वाला कानून कहा गया। एक और प्रश्न आपसे पूछेगा कि उस कानून का नाम बताइए जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के नियंत्रण के लिए लाया गया था, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। आंसर करेंगे रॉलेट एक्ट। और एक और घुमा फिरा के प्रश्न पूछेगा, एक प्रश्न और बनेगा कि रॉलेट एक्ट किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था, रॉलेट एक्ट किस कमिटी की रिकमेंडेशन पर बनाया गया था? तो दोस्त आंसर करना कि सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर यह कानून बनाया गया था। अब आप मुझे सोच करके बताओ कि इतना खतरनाक कानून भारत में लाया गया तो क्या इसका विरोध नहीं हो गया? क्या लोग इसको अपोज नहीं करेंगे? तो बिल्कुल साहब, लोगों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया, लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया और पूरे भारत में इसका विरोध शुरू हो गया। और इसके विरोध की शुरुआत की महात्मा गांधी ने, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि यह कानून अनुचित, स्वतंत्रता विरोधी और व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला है। उन्होंने कहा दिस लॉ इज अनफेयर, एंटी फ्रीडम एंड किलिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। सवाल आता है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करते समय क्या कहा था? तो उन्होंने ये बात कही थी कि यह अनुचित, स्वतंत्रता विरोधी और व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करने वाला कानून है। तो अब एक व्यक्ति अगर अपनी बात कह रहा है तो आज हमारे जैसे नहीं है कि जो कुछ भी बुरा लगा तुरंत सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, व्हाट्सएप का स्टेटस बना लिया। नहीं मेरे दोस्त, वहां जब उस समय कोई बात रखता था तो वो इसके लिए कुछ काम भी करता था। और महात्मा गांधी ने सबसे पहले क्या किया दोस्तों, उस समय भारत में होम रूल लीग बड़ी प्रचलित थी और इस समय भारत में कुछ इस्लामी मंच भी थे क्योंकि खिलाफत आंदोलन भी इसी के समय चल रहा है। तो महात्मा गांधी ने होम रूल लीग और दूसरे दो इस्लामी मंच थे उनका उपयोग किया और इस आंदोलन का बड़े पैमाने पर विरोध किया। और यहां पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, होम रूल लीग दो प्रकार की थी। एक होम रूल लीग एनी बेसेंट के द्वारा बनाई गई थी, एक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाई गई थी। यहां पर ये जो होम रूल लीग है दोस्तों, ये ऑल इंडिया होम रूल लीग है, ये अखिल भारतीय होम रूल लीग है जो कि एनी बेसेंट के द्वारा बनाई गई थी। तो होम रूल लीग और इस्लामी मंचों का प्रयोग किया और बाद में इन्होंने एक सत्याग्रह सभा बनाया, एक सत्याग्रह सभा बुलाई और इसी सत्याग्रह सभा में उन्होंने देशव्यापी हड़ताल की अपील की और पूरे देश में यह कहा कि हमें इस कानून का विरोध करना है और पूरे देश में हमें हड़ताल करनी है। तो सवाल यहां से आएगा कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए किस सभा की स्थापना की? तो आंसर कीजिएगा, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को अपोज करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। यह बात मत भूलना मेरे दोस्त, बहुत जरूरी सवाल यहां से निकल करके आता है। तो क्या महात्मा गांधी बस अपोज कर रहे थे? सर महात्मा गांधी के अलावा पूरे देश में कोई और विरोध नहीं कर रहा था क्या? नहीं, और भी लोग थे जो इस कानून का विरोध कर रहे थे। उसमें सबसे पहला नाम आता है स्वामी श्रद्धानंद का। ठीक है, तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली में रॉलेट एक्ट का विरोध करना शुरू किया और दिल्ली वाले इलाके में इन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। महात्मा गांधी, स्वामी श्रद्धानंद के अलावा मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक, इन सभी लोगों ने
केंद्रीय व्यवस्थापिका से इस्तीफा दे दिया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से इन सभी लोगों ने रिजाइन कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक इस समय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट थे। इन तीनों लोगों ने इस कानून का विरोध करने के लिए अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अपनी अपनी पोस्ट से इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, महात्मा गांधी ने सोचा कि भैया हम सिर्फ गुजरात वाले इलाके में विरोध नहीं करेंगे, हम आगे भी जाएंगे। तो हो ये रहा था कि महात्मा गांधी और स्वामी श्रद्धानंद ये दोनों लोग पंजाब जा रहे थे, क्योंकि पंजाब में भी बहुत बड़ा आक्रोश था, पंजाब में इस कानून का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। तो महात्मा गांधी और स्वामी श्रद्धानंद भी पंजाब जाना चाह रहे थे कि वहां पर जाकर के ये लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे। पर जैसे ही ये पंजाब जा रहे थे तो हरियाणा के पास एक जगह है पलवल, ठीक है, एक जगह है पलवल। तो हरियाणा के पास एक जगह है पलवल, वहां पर महात्मा गांधी और स्वामी श्रद्धानंद को गिरफ्तार कर लिया गया कि ये पंजाब ना पहुंच पाए, क्योंकि अगर गांधी जी पंजाब पहुंच जाते तो वहां पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू हो जाता। क्योंकि याद रखना दोस्तों, पंजाब में उस समय लाहौर वाला पूरा इलाका आता था और बहुत बड़े स्तर पर वहां पर इस चीज का विरोध किया जा रहा था। तो जैसे ही महात्मा गांधी और स्वामी श्रद्धानंद को गिरफ्तार कर लिया गया और इस बात की खबर पंजाब पहुंच गई, तो पंजाब में दो बड़े प्रभावशाली नेता थे। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे नेता का नाम था सैफुद्दीन किचलू। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे नेता का नाम था सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों लोगों ने क्या किया, 9 अप्रैल 1919 को 9 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता रैली निकाली। इन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता रैली निकाली, ठीक है। अब पंजाब में ये सारी घटनाएं हो रही हैं दोस्तों, याद रखना हम पंजाब वाले इलाके में आ गए हैं। तो जैसे ही हिंदू मुस्लिम एकता रैली की जानकारी पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को मिली, जैसे ही माइकल ओ डायर को पता पड़ा कि भैया दो लोग हैं, एक डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये एक बहुत बड़ी रैली का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो उस समय पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वह है माइकल ओ डायर था, ठीक है। तो माइकल ओ डायर ने क्या किया, पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया, पूरे के पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। अब जैसे ही आप एक सामान्य इलाके में मार्शल लॉ लगाते हैं, सैनिक कानून लगाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने सामान्य शक्तियां सेना के हाथों में सौंप दी है। तो माइकल ओ डायर ने पूरी की पूरी शक्तियां एडवर्ड हैरी डायर को सौंप दी। अब यहीं पर इस बोर्ड में ध्यान से इन चीजों को देख लो दोस्त, माइकल ओ डायर यहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, लेकिन जो एडवर्ड हैरी डायर था वो सैनिक कमांडर था। बेसिकली बंगाल की एक आर्मी की टुकड़ी थी, तो बंगाल की सेना का ये कमांडर हुआ करता था। तो इसको पंजाब वाले इलाके में बुलाया गया और जैसे ही पंजाब में मार्शल लॉ लगा, सारी शक्तियां एडवर्ड हैरी डायर को सौंप दी गई। तो दो डायर हैं, ठीक है, माइकल ओ डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर है और एडवर्ड हैरी डायर यहां पर दोस्तों क्या है, तो यहां पर आपको याद रखना है एक सैनिक कमांडर है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहला काम एडवर्ड हैरी डायर ने यह किया कि देखो, उसने देखा कि ये रैली किसने ऑर्गेनाइज की, तो भैया ये डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने ऑर्गेनाइज की। सबसे पहले दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये पहला काम यहां पर किया गया। अब देखना पंजाब में चीजें भड़कती ही जा रही हैं दोस्तों। सबसे पहले आपने गांधी जी और स्वामी श्रद्धानंद को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही उनको गिरफ्तार किया तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने रैली ऑर्गेनाइज कर दी, फिर इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब जैसे ही इनकी गिरफ्तारी की बात पंजाब में फैली तो दोस्तों एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हंसराज। तो हंसराज ने 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में
वैसाखी के दिन एक सभा का आयोजन किया जिसमें लगभग 20,000 लोग शामिल थे और यहां पर वैसाखी का मेला भी लगता था। तो सभा तो छोटी सी थी, बाकी बहुत से लोग यहां पर मेले में भी आए हुए थे। तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए हंसराज ने 13 अप्रैल 1919 को एक सभा का आयोजन किया और इस सभा का आयोजन अमृतसर के जलियांवाला बाग में किया गया। अब चूंकि यहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ है और पूरी की पूरी शक्तियां किसके पास हैं दोस्तों, तो पूरी शक्तियां हैरी डायर के पास हैं। ठीक है, सेना के कमांडर हैरी डायर के पास पूरी की पूरी शक्तियां हैं। तो जैसे ही उसको इस बात की जानकारी मिली दोस्तों, तो सैनिक कमांडर रेनिगेल्ड एडवर्ड हैरी डायर 150 सैनिकों के साथ यहां पर पहुंचा और उसने सभी पर गोलियां चला दी। जलियांवाला बाग में बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, सभी लोग वहां पर कैद हो गए। अपनी जान बचाने के लिए बहुत से लोग कुएं में कूद गए दोस्तों और एक बहुत बड़ा जनसंहार किया गया, एक बहुत बड़ा मैसेकर किया गया, जो इतिहास की सबसे ज़्यादा शर्मनाक घटनाओं में माना जाता है कि ब्रिटेन के द्वारा इतनी घटिया हरकत भी की गई थी। दोस्तों इस फायरिंग में 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। ये एक डेटा है, कहा जाता है 5000 लोग मरे। तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग यहाँ पर घायल हो गए। इसी के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई थी अभी, फिलौरी करके एक मूवी, अगर आपने देखी हो तो उसमें इसी की पृष्ठभूमि का उपयोग किया गया है, इसी के बैकग्राउंड का उपयोग किया गया है दोस्तों। और इसी घटना को कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी को कहा गया जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और यह मैसेकर सैनिक कमांडर रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर के द्वारा किया गया था। ये दोनों फोटोज मैं आपको यहां दिखा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। याद रखें दोस्तों, ये सैनिक कमांडर है रेनिगेल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ठीक है, और ये माइकल ओ डायर हैं जो उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और इसे कहा गया जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जल्दी से मुझे बताइए, क्या आपको ये कहानी समझ में आई कि रॉलेट एक्ट से जलियांवाला बाग तक हम कैसे पहुंचे? फिर अपन आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि इसका विरोध कैसे किया गया। ठीक, चलिए भैया, तो आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को शुरू करते हैं। आखिरी में कुछ प्रश्न मैं आपसे करूंगा, इनका आंसर मैं चाहूंगा आप सभी लोग दें, इसीलिए चीजों को ध्यान से सुनिएगा, तभी चीजें अच्छे से कंप्लीट होंगी। तो चीजों को ध्यान से सुनते जाइएगा। ये दोस्तों यहां पर ये टॉपिक खत्म होता है, अगले टॉपिक पर हम आते हैं। अब ये बताइए दोस्तों कि 2 बड़ी घटनाएं भारत में हो गई। सबसे पहले आप रॉलेट एक्ट लेकर के आ गए, ठीक है, रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया। रॉलेट एक्ट का जब हम विरोध कर रहे थे तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, ठीक है। तो इतनी बड़ी, या आप ये कहें कि इतनी शर्मनाक 2 घटनाएं भारत में हुई हैं, तो क्या इनकी आलोचना नहीं की जाएगी? क्या इनको क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा? तो निश्चित तौर पर इतनी घटिया हरकतों को या इतनी शर्मनाक घटनाओं का क्रिटिसिज्म बनता है और इनकी आलोचना भी भारत के लोगों के द्वारा की गई। और आलोचना कैसे की जाती थी? तो आलोचना की जाती थी ब्रिटिश शासन की उपाधियों का त्याग करके। ब्रिटेन की गवर्नमेंट अलग अलग उपाधियां देती थी। ब्रिटेन की गवर्नमेंट भारत के लोगों को अलग अलग टाइटल देती थी। राय बहादुर का टाइटल हो गया, चौधरी का टाइटल हो गया, केसर ए हिंद की उपाधि हो गई, नाइटेंगल की उपाधि हो गई। तो अलग अलग टाइटल भारतीयों को दिए जाते थे और भारतीय इन उपाधियों का त्याग करके अपने विरोध का प्रदर्शन करते थे। तो दोस्तों सबसे पहली जो इसकी आलोचना की गई, तो इसी आलोचना के क्रम में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। ब्रिटेन की सरकार के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, पर इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। उसी प्रकार से दोस्तों एक व्यक्ति थे एस शंकरन नायर। तो शंकरन नायर ने वायसराय की
कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। रेजिग्नेशन फ्रॉम द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वायसराय की एक कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, इसे आप वर्तमान की कार्यपालिका मान सकते हैं, इसे आप एग्जीक्यूटिव मान सकते हैं। और इसी एग्जीक्यूटिव में एक भारतीय थे जिनका नाम था शंकरन नायर, तो इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था C.F. एंड्रयूज, जिनको महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि दी थी। C.F. एंड्रयूज का पूरा नाम था चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज और इनको महात्मा गांधी के द्वारा दीन बंधु की उपाधि दी गई थी। ये उन लोगों में से थे जो महात्मा गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। महादेव देसाई हो गए, जमनालाल बजाज हो गए, और उसी में एक नाम आता है चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज का। ये बहुत करीबी थे महात्मा गांधी के, और चूंकि ये गरीबों के लिए बहुत इन्होंने काम किया तो महात्मा गांधी ने इनको दीन बंधु की उपाधि दी थी। याद रखिए, देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दी गई है और दीन बंधु की उपाधि C.F. एंड्रयूज या चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज को दी गई है। तो यहां पर दोस्तों C.F. एंड्रयूज ने इसे कहा कि ये जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है। C.F. एंड्रयूज ने कहा कि इंटेंशनली क्रूअल किलिंग है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और दोस्तों इसी बीच जो मॉन्टेग्यू है, और आपको याद रखना है कि मॉन्टेग्यू इस समय भारत सचिव थे, मॉन्टेग्यू इस समय सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे और ये लंदन में अपना काम करते थे। तो इन्होंने कहा कि देखो भैया, जलियांवाला बाग हत्याकांड जानबूझकर की गई हत्या नहीं है, ये इंटेंशनल किलिंग नहीं है, ये तो एक निवारक हत्या है, ये तो एक प्रिवेंटिव किलिंग है। तो उनसे पूछा क्या, साहब ये निवारक हत्या कैसे है, निवारक हत्या कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा कि देखिए, पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ था, इतने सारे लोगों को इकट्ठा नहीं होना था, और इन्होंने ये तक कहा कि जलियांवाला बाग में कमांडर डायर को ये खबर मिली थी कि हथियार हो सकते हैं, तो कमांडर ने अपनी सेना को बचाने के लिए काउंटर फायरिंग की, तो इसीलिए इसको निवारक हत्या कहा गया, इसीलिए इसको प्रिवेंटिव किलिंग कहा गया, जो कि गलत है, ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं हुआ था। तो मॉन्टेग्यू ने इसको निवारक हत्या कहा, इसको प्रिवेंटिव किलिंग कहा। अब दोस्तों एक बात याद रखें, 2013 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून भारत आए। आपको याद होगा, डेविड कैमरून ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। हालांकि ब्रेग्जिट मुद्दे के बाद डेविड कैमरून ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो 2013 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं डेविड कैमरून, उन्होंने भारत की यात्रा की और वो जलियांवाला बाग गए, अमृतसर के जलियांवाला बाग गए, और उन्होंने ब्रिटिश इतिहास की शर्मनाक घटना इसको कहा, अ शेमफुल इंसिडेंट इन द ब्रिटिश हिस्ट्री, और एक प्रकार से उन्होंने यहां पर माफी भी मांगी। तो 2013 में जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं डेविड कैमरून, उन्होंने इसकी माफ़ी भी मांगी है। इससे पहले दोस्तों महारानी भी यहाँ पर आ चुकी हैं, तो एलिजाबेथ II भी यहाँ पर एक बार आ चुकी है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों इस पूरी की पूरी घटना में कई समितियों और जांच आयोगों का गठन किया गया और इस बात को चेक किया गया कि ये घटना क्यों की गई और क्या इसमें डायर दोषी है। तो इस घटना की जांच करने के लिए 2 आयोग बनाए गए। एक आयोग ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बनाया और इस आयोग की अध्यक्षता कर रहे थे हंटर, और दूसरा आयोग कांग्रेस के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ आ गई। एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूं आप लोगों का। देखिए, सबसे पहले हमने ये देखा कि मार्च 1919 में, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया दोस्तों। इसके विरोध में महात्मा गांधी और पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुए, ठीक है। तो इसी का विरोध करते समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और वहां पर जनरल डायर ने इस सभा पर गोलियां चला दी। जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कई लोगों ने इसकी आलोचना की, कई लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म किया। इसी आलोचना के क्रम में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। वहीं पर शंकरन नायर ने कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। दीनबंधु एंड्रयूज ने इसको जानबूझकर की गई हत्या कहा
और एक और काम 2013 में जब डेविड कैमरून आए तो उन्होंने भी इसे शर्मनाक बताया। लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं दोस्तों, जब भी एक बड़ी घटना होती है तो हमेशा उसकी जांच की जाती है, हमेशा उसको जांचा जाता है, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। और इसका इन्वेस्टिगेशन ब्रिटेन के द्वारा एक आयोग ने किया। ब्रिटेन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया, एक कमीशन बनाया और इस कमीशन को कहा गया हंटर कमीशन, जिसमें 8 सदस्य थे और इन 8 सदस्यों में से 3 इसमें भारतीय थे दोस्तों, जिसमें से एक नाम था चिमन लाल सीतलवाड़, दूसरा नाम था साहबजादा सुल्तान अहमद और तीसरा नाम था जगत नारायण का। तो देखो, सीधा सवाल यहां से आएगा, सीधा सवाल यहां से आएगा, सवाल सुनना फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सवाल पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए ब्रिटेन ने किस आयोग का गठन किया? तो आंसर क्या करेंगे? हंटर आयोग का गठन किया। जलियांवाला बाग मैसेकर इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ब्रिटेन के द्वारा किस कमीशन को अपॉइंट किया गया? योर आंसर विल बी हंटर कमीशन, ठीक है। दूसरा सवाल, हंटर आयोग में कितने सदस्य थे? हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन दी हंटर कमीशन? 8 सदस्य थे, उसमें 8 मेंबर थे। तीसरा सवाल, इसमें कितने भारतीय थे? 3 भारतीय थे। सीतलवाड़, ऐसे याद रख लो हल्का हल्का, सीतलवाड़ का नाम याद रख लो, दूसरा नाम साहबजादा का नाम याद रख लो और तीसरा नाम यहां पर याद रख लीजिए आप जगत नारायण का। तो 3 इसमें भारतीय भी हुआ करते थे, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसने क्या रिपोर्ट दी। तो इसने ये कहा कि देखिए साहब, जनरल डायर दोषी नहीं है। जनरल डायर ने बचाव करने के लिए इस प्रकार का कदम हटाया। हालांकि यहां पर थोड़ी बहुत गलती जनरल डायर की है, तो हम उन्हें नौकरी से हटा रहे हैं। तो जनरल डायर को ना ही जेल की सजा दी गई, ना ही उनके ऊपर कोई फाइन लगाया गया, बस उनको नौकरी से हटा लिया गया। उससे भी बड़ी बात क्या है, जो ब्रिटेन का चरित्र आपको दिखाएगी, जो ब्रिटेन का नेचर और कैरेक्टर आपको दिखाएगी। जैसे ही जनरल डायर को यहां से नौकरी से हटाया गया, वो लंदन पहुंचा और लंदन पहुंचने के बाद दोस्तों ब्रिटेन में उसका बहुत ज्यादा सम्मान किया गया। ब्रिटेन के अखबारों में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा गया कि यही वो लोग हैं जो ब्रिटेन के साम्राज्य की पूरी दुनिया में रक्षा कर रहे हैं और ऐसे लोगों की और भी ज्यादा जरूरत है ताकि ब्रिटेन का साम्राज्य पूरी की पूरी दुनिया में फिर से स्थापित हो सके। कुछ अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर भी कहा, कुछ न्यूज़पेपर ने उसको लायन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कहा। और यहां तक बात रुकी नहीं दोस्तों, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसने सॉर्ड ऑफ ऑनर इनको प्रोवाइड किया, मान की तलवार की उपाधि भी इनको प्रोवाइड की। तो इसी से पता चलता है कि हंटर आयोग का गठन एक दिखावा था, डायर को नौकरी से हटाना यह भी एक दिखावा था। वास्तविक तौर पे ब्रिटेन की सरकार इस पूरे के पूरे स्टेप से खुश थी। यही कारण था कि 2013 में जब डेविड कैमरून भारत आए तो उन्होंने इसे शर्मनाक घटना कहा, एक शेमफुल इंसिडेंट का नाम दिया, ठीक है। तो ये वो कमेटी थी जो ब्रिटेन की सरकार ने बनाई थी, ये वो समिति थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी और इसे हंटर कमीशन कहा गया था, ठीक है। कांग्रेस ने भी इस पूरी घटना की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया। कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई और इस कमेटी का नाम रखा गया तहकीकात समिति। क्या नाम रखा गया? इंक्वायरी कमेटी। और इसे तहकीकात समिति के नाम से भी जाना जाता है, जिसको मदन मोहन मालवीय लीड कर रहे थे। याद रखिए, मदन मोहन मालवीय ने भी कार्यकारिणी परिषद से अपना इस्तीफा दिया था जैसे ही रॉलेट एक्ट भारत आया था। तो मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में कांग्रेस ने भी एक समिति बनाई और इस समिति को कहा गया तहकीकात समिति। इस समिति में सदस्य थे महात्मा गांधी, जिन्होंने इस रिपोर्ट को लिखा था, CR दास, चितरंजन दास, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, पुपुल जयकर और अब्बास तैयब जी, ये सभी तहकीकात समिति के मेंबर थे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में हंटर कमीशन की आलोचना की और कहा
कि जनरल डायर को सजा मिलनी चाहिए जो काम जनरल डायर ने किया है। तो याद रखें, यहां पर कुछ प्रश्न निकल के आएंगे। क्या प्रश्न आएंगे ये मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले एक छोटा सा बात और सुनिए दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था तो इसी में एक बच्चा था दोस्तों। यहीं पर एक बच्चा था जिसका नाम था उधम सिंह। जिसका नाम क्या था दोस्तों? जिसका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह इस समय एक बच्चे थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, पर एक समय जब ये बच्चा बड़ा हो गया दोस्तों, तो उधम सिंह ने 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर की गोली मार करके हत्या कर दी और अपने बदले को पूरा किया। याद रखिएगा, इन्होंने हैरी डायर को गोली नहीं मारी थी या आर डायर को गोली नहीं मारी थी, इन्होंने माइकल ओ डायर को गोली मारी थी। और माइकल ओ डायर उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था। तो दोस्तों, इस प्रकार से जलियांवाला बाग इंसिडेंट की सारी कहानी खत्म होती है। घर पर जाइए, इसका पीडीएफ मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अभियान, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसको पढ़िए। पुराना पीडीएफ जितना भी है सारा मैं अपलोड कर दूंगा कल परसों के अंदर। इसको पढ़िए, घर पर जाकर के प्रश्न लगाइए। दोस्तों, मेरा वादा है आपसे कि किसी भी एग्जाम के प्रश्न आप उठाइए, 80% तक प्रश्न आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, 80% तक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एक बार मेरे साथ क्विक रिवीजन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, एक एक प्रश्न मैं आंसर करूंगा, आप भी आंसर कीजिएगा। पहला प्रश्न, रॉलेट एक्ट कब आया? तो आंसर क्या करेंगे? मार्च 1919 में, मार्च 1919 में। दूसरा प्रश्न, रॉलेट एक्ट किसकी सिफारिश पर आया? किसकी रिकमेंडेशन पर रॉलेट एक्ट आया? क्या आंसर करेंगे दोस्तों? सिडनी रॉलेट कमिटी की सिफारिश पर। ओके, सिडनी रॉलेट कमिटी की रिकमेंडेशन पर। तीसरा प्रश्न, रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को बिना दलील, बिना वकील वाला कानून कहा जाता है, और साथ ही साथ इसे काला कानून भी कहा जाता है। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए किस सभा को ऑर्गेनाइज किया? तो आंसर करेंगे सत्याग्रह सभा को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। अगला प्रश्न, पंजाब में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए किसने हिंदू मुस्लिम एकता रैली निकाली? तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। आगे बढ़ते हैं। जब रॉलेट एक्ट भारत आया तो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो आंसर करेंगे माइकल ओ डायर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। किसने जलियांवाला में एक मीटिंग क्यों बुलाई गई? तो याद रखें, चूंकि रॉलेट एक्ट भारत में आया था और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था, यही कारण था कि 13 अप्रैल 1920 को जलियांवाला बाग, अमृतसर में एक जगह है, वैसाखी के दिन वहां पर एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा पर गोलियां किसने चलाई? तो रेनिगील डायर के द्वारा इसमें गोलियां चलाई गई थी। आर डायर के द्वारा इस सभा पर गोलियां चला दी गई। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और इसी को कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्ति ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया जलियांवाला बाग की आलोचना करने के लिए? तो आंसर करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। अगला सवाल, जलियांवाला बाग की जांच करने के लिए अंग्रेजों ने किस कमीशन का गठन किया? हंटर कमीशन का गठन किया गया। हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1920, 1920। अगला सवाल, हंटर कमीशन में कितने सदस्य थे? 8 सदस्य, 8 मेंबर। कितने भारतीय थे? 3 भारतीय थे। ठीक है, 3 उसमें भारतीय थे, शीतलवाड़ थे, साहबजादा थे और जगत नारायण। तो 3 उसमें आपको इंडियन देखने के लिए मिलते हैं। किस व्यक्ति ने माइकल ओ डायर की लंदन जाकर के हत्या की? तो उधम सिंह ने लंदन जाकर के माइकल ओ डायर की हत्या की। तो 1-2 प्रश्न और हैं। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया? तहकीकात कमेटी का गठन किया, जिसमें मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे और महात्मा गांधी इसके सदस्य थे, जिन्होंने पूरी की पूरी रिपोर्ट को लिखा था और उन्होंने डायर को इसका दोषी पाया था और हंटर कमीशन की आलोचना
की थी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज के लेक्चर के लिए। प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी अभियान। और उसके अलावा ये हमारा अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है जहां पर मैंने ज्योग्राफी का कोर्स अभी स्टार्ट किया है। उसके अलावा एथिक्स का कोर्स कंप्लीट हो गया है, पॉलिटी का कोर्स कंप्लीट हो गया है, आगे इकोनॉमी, ऐसे, केस स्टडी, ये सारे कोर्स भी मैं लॉन्च करने वाला हूं। तो दोस्तों अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लें तो प्लीज़ आप मेरा कोड याद रखें जो है SG Live। इस कोड का इस्तेमाल आप जरूर करें ताकि आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिल सके। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए। ठीक है, तो कल वापस मिलेंगे रात में 9 बजे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।